और सामाजिक विषमता के विरुद्ध भारत में संघर्ष कर रहे डॉक्टर आंबेडकर के प्रति उनकी श्रद्धा भी स्वाभाविक थी। उपन्यास फकीरा को जो इसी नाम के मातंग जाति के क्रांतिकारी के जीवन पर आधारित था, उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर जी को समर्पित किया था। उनका समूचा लेखन उनके जीवनानुभवों का दस्तावेज है। एक कहानी संग्रह की प्रस्तावना में उन्होंने अपने इसी दृष्टिकोण को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत किया है। जो जीवन मैंने जिया, जीवन में जो भी भोगा वो मैंने लिखा। मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जो कल्पना के आंखों पंखों पर उड़ान भर सकूं। मैं तो मेढक की तरह हूँ, जमीन से चिपका हुआ हूँ। एक प्रसिद्ध दोहे में उन्होंने हिंदुओं के शेषनाग के मिथ पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, वो पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं टिकी है, अपितु वह दलितों, काश्तकार और मजदूरों के हाथों में सुरक्षित है। उनका कहना था कि कला शिव जी की तीसरी आग की तरह होती है, जो संसार को भेदती हुई सभी मिथों को जलाकर भस्म कर देती है। इस आग को सदैव सतर्क रहना चाहिए तथा मनुष्य के हितों की देखभाल करनी चाहिए। अन्ना भाऊ को सर्वपार मानवीय थे। उनके लेखन में कल्पना तत्व सिर्फ उतना ही है जितना रचनात्मक बने रहने के लिए आवश्यक होता है। वे रूसी लेखकों में गोर्की से बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने हास्यों के पात्रों का मुख्य धारा के साहित्य में जगह दी थी। अन्ना भाऊ भी अपनी लावनियों, लोकगीतों, कहानियों, उपन्यासों आदि के माध्यम से आम आदमी की चिंताओं और सरोकारों को जगह देते हैं। विशेष रूप से अछूतों जातियों की समस्याओं तथा उनके चरित्र के उदात्त पहलुओं को बार बार उठाते हैं। यही कारण है कि लिखते समय उन्होंने कल्पना का कम से कम सहारा लिया है। मेरे सभी पात्र जीते जागते समाज का हिस्सा है, वह उनका दावा भी था। अन्ना भाऊ ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में गरीबी और जातीय उत्पीड़न के सताए लोगों को जगह दी थी। ऐसे लोग जो साहित्य में उपेक्षित थे। उनकी कहानियों में महार, मांग, रामोशी, बलूतेदार और चमड़े का काम करने वाले पात्र समाये हुए हैं। न केवल उनकी जीवंत उपस्थिति है, अपितु उनकी पीड़ाओं और संघर्ष को भी सम्मान के साथ सहेजा गया है। अन्ना भाऊ की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। 3 भाकरी गांव में 2 औरत रहती है। उनके बीच सास बहू का रिश्ता है। दोनों मेहनत मजदूरी करती है। अगर किसी दिन मेहनत से चूक जाए तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहता है। बेहद गरीबी की जीवन जी रही वे औरतों आपस में हमेशा लड़ती रहती है। गांव के लोग अशिक्षित, रूढ़िवादी और भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले हैं। दोनों स्त्रियां अछूत है। इस कारण गांव भर की उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार है। एक दिन शांताजी कहानी का एक पात्र बताता है कि दोनों भूखमरी की कगार पर है। उनके पास कुछ भुट्टे थे जिससे केवल 3 रोटियां बन सकती है। दोनों स्त्रियां पेशोपेश में ही कि रोटियों को बंटवारा कैसे होगा। दोनों सोचती है कि अगर वो रोटी बनाए तो 2 रोटियां पर उसका अधिकार होगा। बहू का भी यही विचार था। परिणाम यह होता है कि दोनों सोचते सोचते लेट जाती है। अगले दिन भूख के कारण उनका प्राण चले जाते हैं। उसकी सुप्रसिद्ध कहानी सुल्तान, जो एक कैदी की कहानी पर केंद्रित है, कि प्रमुख पात्र सुल्तान का मानना है कि मनुष्य को उसकी जरूरत की चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन गरीबी के कारण उसका सोच आगे नहीं बढ़ पाता है। अंततः वह केवल इसलिए जेल चला जाता है क्योंकि मनुष्य को वह उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की तीनों चीजें आसानी से उपलब्ध होती है। कुछ ऐसा ही दूसरी कहानी के पात्र भूमक्या और गोपिकाबाई भी करते हैं। भूखमरी से बचने के लिए भूमक्या सुल्तान की तरह जेल चला जाता है तो गोपिकाबाई एक किसान की शरण ले लेती है। भूमक्या या सुल्तानी में से कोई भी